दोस्तों, एक 30 साल की खूबसूरत जवान महिला जो कि एक करोड़पति की बीवी होती है और एक नाइजीरिया देश का रहने वाला काला हबशी जिसका नाम लगाबो होता है। वो दोनों एक होटल में इतनी दर्दनाक तरीके से अवैध गलत काम कर रहे थे कि उन दोनों की आवाजें होटल के बाहर जा रही होती हैं। बाहर के लोग उन आवाज को सुनकर होटल के अंदर जाते हैं। जिस कमरे से आवाजें आती थी उस कमरे को खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब दरवाजा नहीं खुलता है तो लोग उस दरवाजे को तोड़ देते हैं। जब तोड़ते हैं तो वहां का दृश्य देखकर सच में दोस्त उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और उनके पांव के तले जमीन खिसक जाती है। जब वो सब आदमी उस नाइजीरियन आदमी को मारने की कोशिश करते हैं तो वो महिला उस नाइजीरियन आदमी को बचा लेती है और कहती है कि इसे कुछ मत करना, ये मेरा प्रेमी है। अच्छा, यहाँ तक तो सब ठीक होता है। पहले दिन तो उस महिला के साथ कुछ नहीं होता है, लेकिन दोस्त सच में जब आप इस कहानी को सुनते जाओगे आगे, किसी दूसरे होटल में उस महिला के साथ वो नाइजीरियन हबशी उनकी ऐसी दुर्दशा करता है और जहां तक धीरे धीरे तड़प तड़प कर उनकी मौत भी हो जाती है। तो दोस्तों, आखिरकार वो नाइजीरियन आदमी उस महिला के साथ किस तरह की घटना को अंजाम देता है कि उस महिला की तड़प तड़प कर मौत हो जाती है। दोस्तों, ये सब कुछ जानने के लिए दोस्त आप इस कहानी में अंत तक बने रहें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, आपका भाई आपसे रिक्वेस्ट करता है कि चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को एक लाइक जरूर करके जाना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और हाँ दोस्तों, इस कहानी को आप पूरा देख कर जाना। इस कहानी से आपको बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। थोड़ा सा प्रॉब्लम है मेरे मुंह में, मेरे जबान में छाले पड़ गए हैं छोटे छोटे, तो बोलने में थोड़ा सा दिक्कत परेशानी हो रही, इसलिए मैं थोड़ा आसानी से धीमे धीमे बोल रहा हूँ। आप लोग मैनेज कर लेना प्लीज। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है हरियाणा के हिसार जिले की, जहाँ पर एक बहुत ही अमीर आदमी रहा करता है जिसको आप करोड़पति भी बोल सकते हो। बहुत ज्यादा शोहरतमंद होता है, बाहर उसकी बहुत सारी कंपनियां होती हैं, जिसका नाम देवनाथ खन्ना होता है। उसकी तमिलनाडु में एक बहुत बड़ी कंपनी होती है, तो वो अक्सर करके अपने कंपनी में ही रहा करता है। वो अपने घर बहुत कम आया करता है और उसकी एक धर्म पत्नी होती है जिसकी उम्र करीब करीब 30 से 32 साल होती है और उसका नाम सुमित्रा होता है। अच्छा, सुमित्रा देखने में भी बेहद हसीन और खूबसूरत होती है, क्योंकि वो तो एक बड़े घराने की औरत होती है, तो जाहिर सी बात है कि देखने में बेहद हसीन खूबसूरत होगी ही। और वो अपने घर पर अकेले रहा करती है, अपने जो भी घरेलू काम होते हैं वो किया करती है। उन दोनों के शादी के 10 साल बीत जाते हैं और 8 साल का उनका एक बेटा होता है जिसका नाम ऋषि खन्ना होता है और वो दिल्ली के हॉस्टल में पढ़ाई किया करता है। जो देवनाथ खन्ना थे वो अक्सर करके वो अपने घर पे बहुत कम और अपने बिजनेस पर ज्यादा फोकस किया करते थे। इस वजह से उनकी जो पत्नी थी वो अपने घर पर अकेले रहा करती थी और उनके पड़ोस में एक नाइजीरिया का नया नया आदमी आया होता है। आपको पता ही होगा कि नाइजीरिया के जो लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा गरीब होते हैं, तो दूसरे देशों में जॉब करने के लिए जाते हैं अपनी आजीविका चलाने के लिए। तो वो भी अपनी आजीविका चलाने के लिए पहले तो दिल्ली आया, लेकिन दिल्ली में जब उसे काम नहीं मिला तो वो हरियाणा चला गया। हरियाणा में उसको एक कंपनी में अच्छी जॉब मिल जाती है, तो वो हरियाणा के हिसार जिले में ही उस मैडम के पड़ोस में ही रहने लगा था। एक दिन क्या होता है कि उन मैडम की एसी खराब हो जाती है। अपनी एसी को मैकेनिक के पास ठीक करवाने के लिए वो नीचे उतारने की कोशिश करती हैं, लेकिन जब उनसे नहीं उतरती है तो घर के बाहर जाती हैं, आसपास देखती हैं कि कोई आदमी है या नहीं है। थोड़ी देर बाद उनको रास्ते से आता हुआ एक आदमी दिखाई देता है। दरअसल वो आदमी नाइजीरिया देश का रहने वाला ही होता है जिसका नाम लियाबो होता है। अब मैडम उससे कहने लगती हैं कि प्लीज मेरी मदद करो, मेरी एसी खराब हो गई है, उस एसी को नीचे उतार दो, एक मैकेनिक के दुकान तक पहुंचा दो। अब जो वो आदमी होता है वो मैडम के घर जाता है। जैसे ही घर जाता है पूछता है कि आपकी एसी कहाँ है। एसी मैडम बताती हैं कि वो रही दीवार पर। अब वो एसी उतारने की कोशिश करने लगता है, एसी को नीचे उतार देता है। एसी को उतारने के बाद वो थोड़ा सा बैठकर वो आराम करने लगा था। जब आराम कर रहा था तो इसी बीच उसकी जो निगाहें होती हैं, वो नजरें वो मैडम के ऊपर जा पहुंचती हैं, उसकी खूबसूरती पर जा पहुंचती हैं। अच्छा, उसके खूबसूरती और उसके गोरे बदन को देखकर उसके मन में जो है गलत गलत ख्याल भी आने लगते हैं, तो उनको भरी निगाहों से देखने लगता है। आखिरकार उनसे पूछ ही बैठता है कि क्या मैडम आप यहाँ अकेले रहती हो, आपके पति कहाँ है। तो उनसे कुछ इस तरह से बातचीत करने लगा होता है, तो मैडम को पता चल जाता है कि इसका जो तौर तरीका है, व्यवहार है, बात करने का तरीका वो ठीक नहीं है।
तो मैडम उसे डांट फटकार के उसे एक रहता मारकर अपने घर से बाहर निकाल देती है कि मेरे घर से तुम चले जाओ। अब जो नाइजीरियन आदमी होता है वो मैडम के घर से बाहर चला जाता है। मैडम फिर से बाहर जाती हैं, देखती है कि कोई बाहर आदमी हो तो अपनी एसी को किसी वाहन के माध्यम से मैकेनिक के वहाँ पहुँचा दिया जाए। थोड़ी देर बाद एक ऑटो वाला उसी रास्ते से गुजरता है। मैडम उसे कहती है कि मेरी एसी को मैकेनिक के दुकान पर भेज दो। अब जो ऑटो वाला होता है एसी को उठाता है और अपने पिकअप में रख लेता है और मैकेनिक के वहाँ पहुँचा देता है। इधर जो नाइजीरियन आदमी होता है उसको बहुत बुरा लग जाता है। तो गाइस रात के बज रहे हैं 1। मैं वीडियो शूट कर रहा था यार, तो मेरा स्टैंड टूट गया था तो मैं उसी को बना रहा था। रात के बज रहे 1, मेरी पूरी फैमिली सो रही है, लगभग कहो कि पूरा गांव भी सो रहा हो, लेकिन मैं जग रहा हूँ। मैं क्यों जग रहा हूँ पता है? एक कहावत कही जाती है कि दोस्त किसी के लिए सपने ज़रूरी हैं तो किसी के लिए अपने ज़रूरी हैं। तो मेरे लिए अपने बहुत कम, सपने बहुत ज़रूरी हैं, जिनको हमने वर्षों से सँजो कर रखा है। और फाइनली मेरा कब से चैनल मोनेटाइज़ भी है और मैं अर्निंग भी स्टार्ट कर रहा हूँ, लेकिन अभी वो वाली अर्निंग नहीं आई है। मेरा दिली ख्वाहिश है कि मेरा यूट्यूब से पैसा आए और मैं गरीब लोगों की मदद करूँ, जो अभी पढ़ नहीं पा रहे हैं उनकी मदद करूँ, जो हॉस्पिटल में एडमिट है, इलाज नहीं हो पा रहा है, उन सब की हेल्प करूँ। तो ऊपर वाला अगर ये मौका देता है मुझे, तो मैं बहुत ही सौभाग्य वाला इंसान हूँगा। इंसान कब सक्सेस होता है? जब तक वो नींद चैन नहीं त्यागता है। और जुनून होना चाहिए यार, जिद होनी चाहिए आपके अंदर कुछ करने के लिए। दोस्तों वीडियो का एंगल चेंज हो गया होगा क्योंकि जब मैं वीडियो शूट कर रहा था आधी वीडियो शूट किया था वैसे ही लाइट चली गई थी, करीब करीब 1.5-2 घंटे की रोस्टिंग लग गई थी। इस वजह से जो वीडियो का एंगल है वो थोड़ा सा। तो आइए दोस्तों फिर से उसी कहानी में हम वापस चलते हैं। अब वो अफ्रीकन आदमी उस मैडम के बारे में ये सोचने लगता है कि मैडम ने आखिर मुझे मार कैसे दिया, मैं इसका बदला जरूर लूंगा। अब वो मन में अपने यही बात सोचे रहता है कि मुझे कैसे भी करके इनसे बदला लेना है तो लेना है। एक दिन की बात है जब जो मैडम होती हैं वो बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाती हैं। उन्हें कोई घर पर देखने वाला नहीं होता है। पड़ोस में वो आदमी रहा करता है। मैडम की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब होती है। फ़ौरन वो एम्बुलेंस को फ़ोन करता है। फ़ौरन 108 गाड़ी आती है और उनको हॉस्पिटल लेकर तुरंत चला जाता है। हॉस्पिटल ले जाने के बाद वहाँ पर उनको एडमिट कर देता है। एडमिट करने के बाद करीब 4 से 5 दिनों के बाद मैडम पूरी तरीके से ठीक हो जाती हैं और अपने आप को घर में नहीं बल्कि एक हॉस्पिटल के बेड पर पाती हैं। वो कहती हैं, डॉक्टर से पूछती हैं कि यहाँ मुझे कौन लाया है, किसने लाया है? तो जो जो नाइजीरियन आदमी होता है वो हॉस्पिटल के बाहर बैठा था। वो डॉक्टर कहता है कि तुम्हारे साथ एक आदमी आया है, वही तुमको यहाँ पर एडमिट किया है। मैडम कहती हैं कि वो कौन आदमी है, मैं उसे देखना चाहती हूँ। अब जो डॉक्टर होते हैं, स्टाफ होता है, उस आदमी को हॉस्पिटल के अंदर बुलाता है जहाँ पर मैडम एडमिट होती हैं। देखती हैं तो वो उनकी आंखें की खुली रह जाती हैं। वो वही आदमी होता है जिसको मैडम ने चाटा मारा था। अब जो मैडम होती हैं उससे सॉरी बोलती हैं, उससे माफ़ी मांगती हैं कि मुझे माफ़ कर दो। जो नाइजीरियन आदमी था वो कहता है कि कोई बात नहीं मैम साहब, मैं आपका पड़ोसी था, अगर पड़ोसी आपके मदद में काम नहीं आएंगे तो आखिर कौन आएगा। मैडम बहुत ज़्यादा माफ़ी मांगती हैं तो वो माफ़ भी कर देता है। फिर जब मैडम एकदम पूरी तरीके से ठीक हो जाती हैं, उनकी छुट्टी लेकर फिर से मैडम को उनके घर तक ले जाता है। अब जो मैडम होती हैं उसको अक्सर करके अपने घर पर बुलाया करती हैं। वो उनके घर पर जाया भी करता है, एक दूसरे से जो है वो बातचीत भी किया करते हैं। एक तरीके से आप बोल सकते हो कि अब उन दोनों के बीच में ना तो कोई लड़ाई झगड़ा रही, ना तो कुछ रहा। एकदम नॉर्मल तरीके से रहने लगे एक दोस्त के नाते। जब उनको ज़रूरत होती थी उनके घर जाने की तो वो चली जाया करती थी और जब उसको ज़रूरत होती थी मैडम के घर आने की तो वो चला आया करता था। इसी तरह धीरे-धीरे समय बीतता जाता है, करीब-करीब 4-5 महीने जब बीत जाते हैं तो उन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा नज़दीकियाँ बढ़ने लगती है। मैडम को उस नाइजीरियन आदमी पर काफ़ी ज़्यादा भरोसा हो जाता है, विश्वास होता है। तो धीरे-धीरे पता नहीं ये दोस्ती एक प्रेम प्रसंग में कब बदल जाती है। अब जो मैडम होती हैं उनका अकेलापन भी अच्छा नहीं लग रहा होता है, तो वो चाहती हैं कि जो नाइजीरियन आदमी है वो मेरे ही घर में रहे और मेरे साथ रहे, मेरे से बातें करे, मेरे साथ बोलने वाला कोई घर में नहीं है, मैं एकदम अकेली पड़ गई हूँ। जो मैडम थी वो नाइजीरियन आदमी से कहती हैं कि तुम जब ड्यूटी करके आते हो तुम अपने घर मत जाया करो, तुम मेरे घर ही चले आया करो, तुम परेशान हो जाते हो, थक जाते हो, मैं तुम्हारे लिए खाना बना दिया करूँगी, तुम खाकर आराम से सो जाया करो। आखिर तुमने भी तो मेरी इतनी मदद की है, तुमने मेरी जान बचाई है, तो क्या मैं तुम्हारे लिए इतना नहीं कर सकती हूँ? अच्छा, जो नाइजीरियन आदमी होता है वो मैडम की बात मान लेता है। उसको ये नहीं पता होता है कि आगे चलकर मेरे साथ ये मैडम किस घटना को अंजाम देने वाली हैं।
2-3 महीनों तक तो उन दोनों के बीच में कुछ होता नहीं है, लेकिन आगे कुछ ऐसा होने वाला है जिसे सुनने के बाद आपके पाँव के तले ज़मीन खिसक जाएगी। अब जो मैडम होती हैं उनको बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस होता है, क्योंकि उनका जो हस्बैंड होता है वो भी बाहर अपनी कंपनियों में रहा करता है, अपना बिज़नेस पर फ़ोकस किया करता है। तो इधर पति से जो प्यार मिलना चाहिए वो प्यार मैडम को नहीं मिल रहा होता है, तो मन में वो सोचती हैं कि क्यों ना हम, जब तक मेरे पति मेरे साथ नहीं है तब तक मैं इनके साथ रहूँ। आखिरकार उन दोनों में थोड़ा-सा प्रेम प्रसंग तो चल ही रहा था, एक-दूसरे को देखकर अक्सर करके मुस्कुराया भी करते थे, एक-दूसरे की मदद भी किया करते थे और एक-दूसरे के काम भी आया करते थे। एक दिन की बात है, रात के करीब-करीब 10 या 11 बज रहे होंगे, तभी जो मैडम होती हैं वो अपने कमरे में सोई होती हैं और जो नाइजीरियन आदमी होता है वो अपने कमरे में सोया हुआ होता है। तभी जो मैडम होती हैं वो डर कर अचानक से भागती हैं और उस आदमी के कमरे में पहुंच जाती हैं। कहती हैं कि वहाँ पर कुछ है, मैं अपने कमरे में अकेले नहीं सोऊंगी। तो जो नाइजीरियन आदमी होता है कहता है कि कोई बात नहीं मेम साहब, आप यही इसी बेड पर आकर सो जाइए। अब जो मैडम होती हैं उनके दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा होता है, अंदर ही अंदर डर का बहाना तो एक बहाना ही होता है। अब उसके बेड पर जाकर सो जाती हैं। जैसे ही रात के करीब-करीब 12-1 बजते हैं, वो इधर-उधर पलटती रहती हैं, करवट लेती रहती हैं। उनको नींद नहीं आती है, बहुत ज़्यादा बेचैनी होती है। तो वो कहते हैं ना कि अगर कहीं-कहीं पर अगर पुरुष और महिला एक साथ में अगर कहीं पर बिस्तर पर सो रहे हों, लेटे हों, तो उनकी जो भी इच्छाएँ होती हैं, वो जागरूक हो जाती हैं। तो इस तरह से उन दोनों के शरीर में कुछ धीरे-धीरे परिवर्तन होने लगते हैं, उनकी इच्छाएँ बदलने लगती हैं। मैडम भी बहुत दिनों के बाद किसी आदमी के साथ बेड पर सो रही होती हैं, तो वो भी चाह रही होती हैं कि मेरी इतने दिनों की जो भी इच्छाएँ हैं, वो एक दिन में ही पूरी हो जाएँ। थोड़ी देर बाद जो मैडम होती हैं, वो उसी स्टेज पर पहुँच जाती हैं, जिस स्टेज पर वो जाना चाहती हैं और अपनी कन के गलों में हाथ डालने की कोशिश करने लगती हैं। तो वो हाथ उनके झिड़क देता है, कहता है कि मैम साहब ये क्या कर रही हो? जो मैम होती हैं वो कहती हैं कि आज रात की ही तो बात है, अगर हम दोनों के बीच में कुछ होता भी है तो किसी को कुछ कानो-कान खबर नहीं होगी और एक रात में नहीं आपका कुछ बिगड़ जाएगा और ना ही मेरा कुछ बिगड़ जाएगा। अब वो दोनों करीब-करीब आधे घंटे के बाद अप्राकृतिक तरीके से गुप्त काम या फिर गलत काम जिसको हम बोल सकते हैं, वो करने लगते हैं। करीब-करीब रात में 3 से 4 बार वो दोनों लोग जो है वो गलत काम की घटना को अंजाम देते हैं। जैसे ही सुबह होती है, वो दोनों एक-दूसरे को देखकर बहुत ज़्यादा मुस्कुरा रहे होते हैं, हँस रहे होते हैं। सुबह होते ही दोनों लोग फ्रेश हो जाते हैं और जो मैडम होती हैं उससे कहते हैं कि आज तुम ड्यूटी नहीं जाओगे, आज तुमको मेरे साथ लंच करने होटल चलना पड़ेगा। जिद कर लेती हैं, तो जो नजरिया आदमी होता है वो अपनी ड्यूटी नहीं जाता है, बल्कि मैडम के साथ वो घूमने के लिए चला जाता है। मैडम आगे गाड़ी ड्राइव करती हैं, नजरिया आदमी मैडम के पास में बैठता है, दोनों लोग घूमने के लिए निकल जाते हैं। घूमने के लिए निकल जाते हैं, एक 5 स्टार होटल में जाते हैं, एक होटल रूम को बुक कराते हैं और वहाँ पर अच्छे से एंजॉय करते हैं, मस्ती करते हैं। जो भी महँगा-महँगा खाना होता है वो खाते हैं और एक-दूसरे के साथ बहुत ही खुश रहा करते हैं। खैर उस दिन तो उन दोनों के बीच में कुछ नहीं होता है, लेकिन जैसे ही दूसरे दिन फिर से उसी होटल में घूमने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर पहले तो एक-दूसरे के साथ लंच करते हैं, खाना-पीना खाते हैं, फिर दोनों लोग रेस्ट करने के लिए एक ही रूम में लेट जाते हैं। और वहाँ पर उन दोनों के शरीर में काफ़ी ज़्यादा उत्तेजनाएँ होने लगती हैं और वो दोनों एक-दूसरे को सँभाल नहीं पाते हैं और वो दोनों फिर एक-दूसरे के साथ अप्राकृतिक तरीके से गुप्त काम करने लगते हैं। जो महिला होती है वो बहुत ज़्यादा चीख-चिल्ला रही होती है, बहुत ज़्यादा परेशान होती है। उसकी जो आवाज़ें होती हैं वो होटल के बाहर जा रही होती हैं। तो जो बाहर के लोग होते हैं वो कमरे के अंदर आते हैं, होटल के अंदर आते हैं, उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करते हैं, दरवाजे को खोल देते हैं। खोलने के बाद देखते हैं कि उन दोनों को एकदम ये आपत्तिजनक स्थिति में देखते हैं, तो जो लोग होते हैं वो अफ्रीकन को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो मैडम होती हैं कहती हैं कि इसे प्लीज़ मत मारो, ये कोई गैर आदमी नहीं बल्कि मेरा बॉयफ्रेंड है, मेरा प्रेमी है, मैं इससे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। अच्छा लोग उसे छोड़ देते हैं, छोड़ने के बाद वो दोनों लोग फिर से अपने घर चले जाते हैं। जैसे ही 3-4 दिन बीतते हैं, 3-4 दिन के बाद फिर से वो दोनों लोग अब की बार दूसरे होटल में जाते हैं और वहाँ पर फिर से ऐसी ही घटना को दर्दनाक घटना को अंजाम देने लगते हैं। करीब-करीब 3 से 4 घंटे तक वो दोनों एक-दूसरे के साथ फ़िज़िकल होते हैं, गुप्त तरीके से गलत काम करते हैं। इस बार मैडम जो होती हैं, बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं, बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं, लेकिन वो जो नाइजीरियन आदमी होता है, वो बिल्कुल भी उन्हें छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा होता है।
फिर जो मैडम होती हैं धीरे-धीरे बेहोशी की हालत में चली जाती हैं और धीरे-धीरे उनके प्राण छूट जाते हैं और उनकी वहीं मौके पर मौत हो जाती है। जब उनकी मौत हो जाती है तो इस जो भी स्टाफ होता है होटल का, वो जाकर देखता है कि करीब-करीब 8 से 9 घंटे हो गए हैं, ये दोनों लोग बाहर क्यों नहीं निकल रहे हैं? जब देखते हैं तो कि जो महिला होती है वो उसकी डेड बॉडी पड़ी होती है वहीं पर मरी हुई पड़ी होती है। अब फ़ौरन स्टाफ वाले फ़ोन करते हैं पुलिस के पास, पुलिस मौके पर ही आती है और उसे गिरफ़्तार कर लेती है। गिरफ़्तार करने के बाद उसे तो जेल भेज ही देती है और उस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। और उस अफ्रीकन के ऊपर कई मुकदमे लगाए जाते हैं, मुकदमे लगाकर उसे जेल भेज दिया जाता है और उसे बहुत सालों की सज़ा हो जाती है।